स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में 78 और नए पीएम श्री स्कूलों को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। नए 78 स्कूलों को मंजूरी के साथ ही प्रदेश में अब पीएम श्री स्कूलों की कुल संख्या 341 हो गई है। सीएम साय ने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदेश में 78 नए पीएम श्री स्कूलों की मंजूरी मिलना खुशी की बात है। उन्होंने आगे लिखा कि इन स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्कृष्ट विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, व्यावसायिक लैब्स की व्यवस्था होगी, जो छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। और इससे पहले प्रदेश को 263 पीएम श्री स्कूलों की मंजूरी मिली थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब 341 हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हृदय से धन्यवाद। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर जिले में अपने गृह ग्राम बगिया पहुंचे। बगिया स्थित निवास कार्यालय में उनसे मिलने के लिए आम लोगों का तांता लगा रहा। लोग अपनी समस्याओं के निराकरण और मांगों से संबंधित आवेदन को लेकर मुख्यमंत्री से मिले। इसके साथ ही लोगों ने मौखिक रूप से मुख्यमंत्री साय के समक्ष अपनी मांगों और समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री साय ने सभी मांगों और समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना और उचित कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। मुख्यमंत्री साय से मिलकर लोग काफी खुश नजर आए। जनता ने बताया कि मुख्यमंत्री एक अभिभावक की तरह सबकी मांगों और समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने बताया कि विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनने से इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है। मुख्यमंत्री साय हमेशा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करते आए हैं। मुख्यमंत्री ने मिलने वालों से कहा कि हमारी सरकार ने पीएम मोदी के अधिकांश गारंटियों को पूरा कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे, जहां जो है बड़ी तादाद में लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर, और एक एक कर जो है मुख्यमंत्री ने सबकी समस्याओं को भी सुना है। क्या जानकारी सामने आ रही है? जी, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है, विष्णुदेव साय जो है जसपुर के रहने वाले हैं। बगिया उनका गृहग्राम है और बगिया में वो मुख्यमंत्री कैंप का उप कार्यालय भी खोल रखे हैं, जिससे जो है जसपुर निवासियों के साथ साथ आसपास के जिलों के लोगों को, ग्रामीणों को काफी राहत मिलती है। उनको रायपुर राजधानी नहीं आना पड़ता, तो वहीं पे उनके जो काम रहते हैं, सरकारी काम रहते हैं, उनका सब काम वहीं पर जसपुर में उनके गृहग्राम बगिया में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से हो जाता है। तो लोगों में एक खुशी देखने को मिलती है कि उनको ज्यादा दूर तक राजधानी नहीं आना पड़ता है। फिर सब तमाम बातों और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जसपुर में काफी विकास की धारा बह रही है। ऐसा माना जा सकता है कि स्कूलों के लिए वो काफी कुछ किए हैं। बिजली विभाग से कुछ पावर प्लांट की बात उन्होंने कर रखी है, और जो है बिजली सब स्टेशन भी उन्होंने वहाँ पर निर्मित करा दिया है, तो जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। जिससे मनोज, इस दौरान कितने लोग जो है वहां पहुंचे सीएम के पास, क्योंकि समस्याएं लेकर पहुंचे और निराकरण के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन अगर हम जनता की बात कर ले, कितनी तादाद में लोग वहां अपने मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे? यही आपको बता दें, विष्णुदेव साय आए दिन जो है जसपुर जाते हैं और अपने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बैठते हैं और वहाँ के लोगों की समस्या का निराकरण करते हैं। ऐसे में सिर्फ जसपुर की बात न करके आसपास के जो जिले हैं वहां से भी लोग जो है उसी के कैंप कार्यालय में जाते हैं, जो राजधानी नहीं आ पाते हैं। उनके भी कामों का निराकरण वहां पर हो जाता है। तो इससे हजारों की, जब भी विष्णुदेव साय अपने गृह जनपद बगिया जाते हैं, हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं अपने किसी न किसी समस्या को लेकर, किसी न किसी काम को लेकर, जो उनका वहीं पर निराकरण हो जाता है। इससे लोगों में खुशी देखने को मिलती है। और आए दिन विष्णुदेव साय जब भी बगिया जाते तो वहाँ हजारों की तादाद में फरियादी वहाँ नजर आते हैं। जी बिल्कुल मनोज, यहाँ साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों में खुशी है, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं तेज हुई, यानी कि लोग भी खुश हैं उनके कार्य से। जी बिल्कुल यही लगातार विष्णुदेव साय जो है किसी न किसी दिल्ली दौरे पर रहते हैं और वहां से बड़ी योजनाओं को की स्वीकृति कराते हैं। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विकास के लिए विष्णुदेव साय
बार बार ये जो बयान भी सामने आता है कि हमारी सरकार जो है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संकल्पित है। हमने वादा किया है, अपने पूरे वादों को हम लोग पूरा भी कर रहे हैं और कल भी जसपुर की जनता से भी यही वादा किए और ये भी साथ साथ कहे कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका जो आप लोग अच्छे से जानकारी लेकर उसका लाभ उठाइए और हमारी सरकार जब तक रहेगी और है जब तक हमारे पूरे मतलब जितने भी हम वादे किए हैं जनता से वो सभी वादे पूरी करती जा रही है। जी बिल्कुल। अपने गृह ग्राम के अलावा अगर हम बात करें और प्रदेश में सीएम साय के नेतृत्व में जो है और क्या कुछ विकास देखे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश को विकास की गति जो है उसकी बढ़ा रहे हैं, बार बार केंद्र सरकार से जो है योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को पहुंचाने के लिए तत्पर है। आगे क्या कुछ बदलाव प्रदेश में देख सकते हैं? जी आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार होने के कारण निश्चित रूप से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ का विकास की गति तेज हो गई है और यहाँ पर कई योजनाएं चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो, चाहे वो स्कूलों को लेकर हो और चाहे वो रेलवे से लेकर हो, बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को लगातार देते आ रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस की न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है। आज बलौदाबाजार जिले की गिरौदपुरी धाम पहुंचे और बाबा गुरु घासीदास मंदिर में मत्था टेका। दीपक बैज ने बताया कि 27 नवंबर से 2 अक्टूबर तक न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, जिसकी शुरुआत गिरौदपुरी धाम से की जाएगी। 9 महीने की इस प्रदेश सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है। दीपक बैज ने कहा छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं रहा, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 125 किलोमीटर की न्याय यात्रा गिरौदपुरी से शुरुआत कर रायपुर में समापन करेंगे और यह यात्रा 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। आपको पता है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि 27 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत गिरौदपुरी धाम से दर्शन कर बाबा गुरु घासीदास की चरण स्पर्श कर रायपुर तक जाएगी, 125 से 30 किलोमीटर। आज उसी की तारतम्य में हम लोगों ने रोड मैप देखने आए थे। आज पूरा रूट को हम लोगों ने देखेंगे, फिर हमारी आज का रूट फाइनल हो जाएगी। तैयारियां जोरों पर है और निश्चित रूप से आज दर्शन करने का अवसर मिला। इस न्याय यात्रा का मकसद है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 9 महीने की सरकार में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, कोई छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित नहीं है। बलौदाबाजार जैसे घटनाएं, कलेक्टर ऑफिस जल रही, एसपी ऑफिस जल रही है और आपके कवर्धा में देखें तो वहाँ लोगों की घरें जल रही हैं। खबर रायपुर से है, जहां राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने आगामी 5 और 6 अक्टूबर को धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में जल जगार कार्यक्रम के लिए प्रदेश के सभी लोगों को शामिल होने की अपील की है। जल जगार कार्यक्रम के तहत मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवाल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन में एडवेंचर्स जैसे कई एक्टिविटी किए जाएंगे। हाफ मैराथन 6 अक्टूबर को होगी और वहीं प्रतिभागी QR कोड स्कैन कर 25 सितंबर तक यानी कि आज रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। आज रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। नमस्कार, मैं टंकराम वर्मा आप सबसे अपील करता हूं कि धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में जल एवं पर्यावरण के संरक्षण के तहत जल जगार कार्यक्रम 5 एवं 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित है। जल संरक्षण के इस देशव्यापी कार्यक्रम में आप सभी अपना सहभागिता निभाएं और इन 2 दिनों के अंदर खेल, ओलंपिक, मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन में एडवेंचर्स सहित अनेक गतिविधियां आयोजित होंगी। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय जवाहर।
बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में मक्का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इस साल नेफेड प्रदेश में मक्का की खरीदी करेगा, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने का मौका मिलेगा। नेफेड मक्का की खरीदी कर उसे एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों को बेचेगा, जिससे देश की विदेशी पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। नेफेड के राज्य नोडल अफसर संजय सिंह ने बीते दिनों गरियाबंद जिले में मक्का उत्पादन इलाके का विजिट कर किसानों से भेंट किया और उनकी टीम प्रचार वाहन भी साथ लेकर चल रही थी, जिसमें क्यूआर कोड भी था, जिसे उत्पादक कृषि स्कैन कर पंजीयन करा सकेंगे। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभाग के 20 जिले में सर्वाधिक 40,000 टन मक्का का उत्पादन गरियाबंद में होता है। यहाँ के 25,000 कृषक 17,000 हेक्टेयर में इसकी पैदावारी करते हैं। बेसिकली केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है कि मक्के की जितनी भी फसल होगी किसानों की, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। उसका कोई लिमिटेशन तय नहीं किया गया है। उसके लिए ज़रूर कुछ क्वालिटी नॉर्म्स रखे गए हैं, जिसमें कि 14% का मॉइस्चर उसमें होना चाहिए और 4.5% डैमेज ग्रेन्स तक उसमें अलाउड हैं। जहाँ तक एमएसपी की बात है, 2225 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी की जाएगी और ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है किसानों से कि उसका कितना खरीदा जाएगा। जितनी उसकी उपज होगी उसके सारे उपज को खरीदा जाएगा। और जहाँ तक पंजीयन का सवाल है, पंजीयन के लिए नेफेड ने पूरे राज्य में, ऐसे तो पूरे देश स्तर पर इसका अभियान चलाया जा रहा है, किसानों के बीच में अवेयरनेस किया जा रहा है, लेकिन नेफेड ने ई समृद्धि पोर्टल बनाया है और ई समृद्धि पोर्टल पर हम लोग पेपर, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और किसानों को उससे उस पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। वैसे हमारे कुछ वाहन भी हमने लगा रखा है, जहाँ ज़्यादा मक्का की उपज हो रही है उस एरिया में वाहन गांव-गांव घुमा करके उनको पंजीकरण करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों में जानकारी हो सके और अपने मक्का को वो बेच सकें। बढ़ते आगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारेड्डी कांड मामले में जेल में बंद बंदियों से पूर्व सीएम भूपेश बघेल मिलने के लिए पहुंचे। बघेल ने कैदियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और इस दौरान पूर्व सीएम ने सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निर्दोष ग्रामीणों को जबरदस्ती जेल में भरा गया है। आगजनी हत्याकांड में पुलिस ने 69 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 33 महिला और 36 पुरुष शामिल थे। आपको बता दें कि दरअसल लोहारेड्डी हत्याकांड और आगजनी के मामले में 69 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 33 महिला और 36 पुरुष शामिल थे। वहीं कुछ दिन पहले कवर्धा जेल में प्रशांत साहू की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की स्थिति खराब होने के चलते रायपुर अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट है। कैदियों से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात कर कैदियों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना। तब जाके आज तीसरे चौथे दिन जाके कैदियों से मुलाकात हुई। सवाल 2-3 हैं महत्वपूर्ण कि अभी तक के जो शिव प्रसाद उर्फ कचरू के जो बेटी ने जो आवेदन किया है कि सेकंड ओपिनियन लिया जाए, उसके पिता ने आत्महत्या नहीं की, वो हत्या है और हत्या है तो उसके लिए दूसरा पोस्टमार्टम कराने की आवश्यकता है। ये पत्र मैंने मुख्यमंत्री को भी लिखा है और उस लड़के ने दोनों प्रदेश के डीजी को भी पत्र लिखा है। तो सबसे पहली बात यह है कि दोबारा उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये अभी 69 लोगों की गिरफ्तारी बता रहे हैं, जिसमें 33 महिला है, 34 पुरुष है और 2 नाबालिग हैं। और मनोज शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज, लोहारेड्डी हत्याकांड मामले में अब सियासत लगातार बढ़ती हुई जा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी जो जेल में कैदी है उनसे मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा है। जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि जब से कवर्धा कांड में लोहारेड्डी में घटना घटित हुई है, आगजनी की घटना हुई, 3 लोगों की मौत हो गई है, उसके बाद से लगातार छत्तीसगढ़ में कवर्धा कांड को लेकर सियासत गर्म चल रही है और विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए तरह तरह के इल्जाम जो है सरकार पर लगाते जा रही है।
इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोहारी डी घटना के कांड में जो जेल में बंद है, करीब 69 लोग जेल में बंद है, जिसमें 33 महिलाएं हैं और 36 पुरुष बंद है और उसमें 5 नाबालिग बंद है। उन लोगों से मिलने जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गए थे, जेल में मुलाकात किए। उसके बाद जो है फिर वो सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मृत्यु हुई उनका फिर से पोस्टमार्टम किया जाए और साथ ही साथ कलेक्टर एसपी को इसके ऊपर भी मुकदमा FIR दर्ज होनी चाहिए। हटाने से सिर्फ काम नहीं चल। लगातार भूपेश बघेल जब से कवर्धा कांड की घटना हुई है तब से भूपेश बघेल लगातार जो है सरकार को लोहारा डी कांड को लेकर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और ये स्वाभाविक सी बात है कि जो कवर्धा कांड की घटना है वो काफी गमगीन कर देने वाली घटना कही जा सकती है कि ग्रामीणों में काफी एक रोष है सरकार को लेकर। और वहीं भूपेश बघेल जो है लगातार जो है वहां पर कवर्धा में भी वो गए थे। वहां पर वो ये कह रहे हैं कि जो निर्दोष ग्रामीण है, जो निर्दोष लोग हैं, उन्हें जेल में जबरदस्ती बंद किया गया है। ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन निर्दोष है कौन नहीं। जी बिल्कुल यही वहां पर जो घटना घटित हुई थी उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि ग्रामीणों द्वारा पुलिस पर भी हाथ उठाया गया था, मारपीट हुई थी, पुलिस को मारा गया था। और ये भी जानकारी मिली थी कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव जी के साथ भी मारपीट हुई थी। तो ऐसे बातें जब सामने निकल कर आती है तो निश्चित रूप से पूरे ग्रामीणों के साथ, जिसमें करीब 69 लोगों के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज करके उनको जेल में नियोजित किया हुआ है। उसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है कि निर्दोष ग्रामीणों को जेल में बंद किया गया है। अब ये तो जांच का विषय बन गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यायिक जांच की गठित भी कर दिया है। तो अब ये जांच का विषय बन गया, इससे कुछ टीका टिप्पणी करना उचित प्रतीत नहीं होता है। जी बिल्कुल मनोज, तो देखना होगा। यहाँ लोग सियासत कर रहे हैं और अफसरों पर भी FIR दर्ज करने की मांग पूर्व CM ने की है। हालांकि जांच के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां आरंग नगर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना कई निजी अस्पतालों के लिए आम बात हो गई है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नर्सिंग होम एक्ट का खुलेआम उल्लंघन करते हुए बेधड़क चलाए जा रहे हैं और इन्हीं में से कॉलेज चौक स्थित साई हॉस्पिटल पर शिकायत के बाद जांच टीम ने निरीक्षण किया है और साई हॉस्पिटल में भारी कमियां पाई गई। इसके बाद हॉस्पिटल पर गाज गिरना लगभग तय माना जा रहा है। बता दें कि इस हॉस्पिटल पर आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करने और गुमराह करने पर 4,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। भारत सरकार के निर्देश पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है और इसका थीम जो हमने दिया है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये हमारे देश की परंपरा में स्वच्छता का हमेशा से संस्कार रहा है, चाहे रसोई घर में आने का हो, घर में आने का हो। ये स्वच्छता का संस्कार ये हमारी पुरातन परंपरा का संस्कार रहा है। हम चाहे मुंशी प्रेमचंद को पढ़ें, महादेवी वर्मा जी को पढ़ें, बापूजी ने जो कहा, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी स्वच्छता को सर्वोच्च स्थान दिया है। स्वच्छता को सबसे बड़ा धर्म, सर्वोच्च धर्म के रूप में उन्होंने व्याख्या की है। हमारा गांव, हमारा शहर स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, ये भाव सब इन महामनाओं का, विभूतियों का रहा है। और इसलिए छत्तीसगढ़ में हम स्वच्छता परमो धर्मः इस विषय को लेकर पूरे प्रदेश भर में अभियान चल रहा है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं।
जन भागीदारी, समाज सेवी संस्था, अन्य प्रकार के सभी प्रकार के संस्था और लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, उन्हें जोड़ना और स्वच्छता के काम में जो लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की भी चिंता करना इस अभियान के माध्यम से हो रहा है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वच्छता परमो धर्मः, इस अभियान को लेकर हम पूरे छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं। और बिलासपुर शहर के बीच में स्थित पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार दयालबंद क्षेत्र के जगमिल चौक के पास स्थित पटाखा गोदाम में आग लगी है। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम से लपटें बाहर निकल रही थी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि जिस पटाखा गोदाम में भीषण आग लगी उसके बगल में एक्सिस बैंक भी स्थित है। बढ़ते आगे भिलाई में लाल बहादुर सुपेला अस्पताल में तोड़फोड़ और हॉस्पिटल स्टाफ से मारपीट की घटना हुई और इस मामले में सुपेला पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपी बिना नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी से अस्पताल पहुंचे थे, जिसमें भाजयुमो उपाध्यक्ष चंदोरा मंडल का बोर्ड लगा था, जिससे 5 लड़के अस्पताल आए और एक लड़के को चोट लगी थी, जिसके बाद आरोपियों ने ड्यूटी पर मौजूद वार्ड बॉय और पुलिसकर्मी को पीटा और पुलिस कक्ष में तोड़फोड़ की। सुपेला अस्पताल के अधीक्षक पीएम सिंह ने और स्टाफ ने बताया कि आरोपियों ने गाली गलौज और मारपीट भी की। वहीं पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 साथी अभी भी भागने में कामयाब रहे। और बलौदाबाजार में हुई एक युवक की गुपचुप तरीके से हत्या ने आज परिवार वालों ने कलेक्ट्रेट में इस मामले में गुहार लगाई है। मृतक के परिवार के सभी सदस्य कलेक्टर ऑफिस बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे। उनके परिजनों की मांग है कि जो आरोपी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं उनके पिता की निर्मम हत्या के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, जिसके बाद से शासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। परिवार के किसी भी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिया जाए, जिससे उनका गुजर बसर अच्छे से हो सके। और कांकेर पुलिस ने गाड़ी फाइनेंस करवाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 15 लाख रुपए कीमत की 17 मोटरसाइकिल बरामद भी की गई है। वहीं मामले में अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पूरा मामला कांकेर के चरामा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के करीब 70 गांव के ग्रामीण प्रशासन के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए। हाथियों के उत्पात को लेकर पिछले दिनों किए गए धरना प्रदर्शन के बाद पौड़ी एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था, जो विफल रही। इसके बाद अब ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया है। हाथी के उत्पात से परेशान कोरबा जिले में पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के करीब 70 ग्रामीणों के गांव के ग्रामीणों ने एक बार फिर से प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने का फैसला लिया। हाथियों के आतंक को रोक पाने में जिस तरह से प्रशासन विफल हुआ, उससे आक्रोशित होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चोटिया बाजार भाटा में धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में बातचीत की। बातचीत के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से ग्रामीणों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया और आने वाले समय पर उग्र आंदोलन करने के साथ ही चक्का जाम करने की चेतावनी भी दी। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने बैठक बुलाकर केवल खानापूर्ति की है। हाथियों ने उनका जीना दूभर कर दिया है। फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसका मुआवजा नाम मात्र का दिया जाता है। बढ़ते आगे बलौदाबाजार में बीते 15-16 मई की रात गांव महाकोनी के अमर गुफा में हुए जैतखाम तोड़फोड़ के मामले में न्यायिक जांच आयोग की सुनवाई शुरू हो गई। आयोग ने अधिसूचना जारी कर शपथ पत्र मंगवाया था, जिसमें केवल एक शपथ पत्र प्राप्त हुए, जिसके आधार पर जांच की जाएगी। अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। बता दें कि ग्राम महाकोनी में अमर गुफा में हुए जैतखाम तोड़फोड़ और मामले में संबंधित बलौदाबाजार में 10 जून को हुए हिंसा के जांच के लिए राज्य ने न्यायिक जांच
आयोग का गठन रिटायर्ड जस्टिस सीबीआई वाजपेयी की अध्यक्षता में किया था। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।